नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। लोकसभा ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल याचिकाओं पर अध्यक्ष की लंबे समय तक निष्क्रियता की निंदा की। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी IAECTA पर हस्ताक्षर को 3 वर्ष पूरे हुए। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी GCP के खिलाफ चिंताएं प्रकट की गईं। केंद्र सरकार के अनुसार 30,000 से ज्यादा भारतीय माता पिता बालक गोद लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। लोकसभा ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। लोकसभा ने मुसलमान वक्फ यानी निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी प्रदान की। इसने मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त कर दिया है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के मुख्य प्रावधानों पर। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन, हितधारकों का सशक्तिकरण, कुशल सर्वेक्षण को प्रभावी बनाना है आदि। बात करें वक्फ बनाने की शर्तों की, तो केवल कानूनी रूप से संपत्ति के मालिक को वक्फ बनाने का अधिकार होगा। वक्फ अल औलाद बनाने से उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से महिला उत्तराधिकारियों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। इनके अलावा है अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण। सभी वक्फों को 6 माह के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर परिसंपत्ति का विवरण दर्ज कराना होगा। वक्फ अधिकरण इस अवधि को बढ़ा सकता है। वक्फ की गलत घोषणा के तहत सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। यदि कोई विवाद उठता है तो कोई संपत्ति सरकारी है या नहीं, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। वहीं अभिलेखों का निरीक्षण देखें तो यह कार्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 के तहत किया जाएगा। बात करें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वक्फ संपत्तियों के अधिग्रहण की, तो यह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 या भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के परामर्श से भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा। इसका केंद्रीय वक्फ परिषद, केंद्र सरकार में वक्फ मामलों के मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। परिषद को वक्फ बोर्डों को निर्देश जारी करने और स्वप्रेरित कार्रवाई करने की शक्ति होगी। आपको बता दें कि नियुक्त किए जाने वाले अन्य सदस्यों में संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि शामिल होंगे। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए वक्फ के बारे में भी जान लेते हैं। वक्फ एक प्रकार की धर्मार्थ संपत्ति है, जिसमें कोई व्यक्ति धार्मिक या सामाजिक कल्याण जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल आदि बनाने के लिए अपनी संपत्ति दान करता है। बात करें इसके इतिहास की, तो वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका उल्लेख हदीस यानी इस्लामिक परंपराओं में मिलता है। आपको बता दें कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन प्रांतीय और जिला अधिकारियों जैसे सदर ए सूबा और सदर ए सरकार द्वारा किया जाता था, लेकिन अंतिम नियंत्रण केंद्रीय शासन के पास होता था। वहीं आधुनिक वक्फ की अवधारणा इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर के समय अस्तित्व में आई थी।
चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल याचिकाओं पर अध्यक्ष की लंबे समय तक निष्क्रियता की निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा दल बदल याचिकाओं के संबंध में निर्णय देने में देरी से संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के सार्थक उद्देश्य विफल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानूनी प्रश्न ये उठता है कि क्या कोर्ट अर्ध न्यायिक अधिकरण के रूप में कार्य करने वाले अध्यक्ष को दल बदल विरोधी याचिकाओं पर एक तय समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है। आइए इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां जान लेते हैं। पहली है अध्यक्ष द्वारा निर्णय ना देने के मामले में कोर्ट की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अध्यक्ष दल बदल याचिकाओं पर अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है तो कोर्ट उस पर निर्णय देने में सक्षम है। दूसरी है उचित समय सीमा निर्धारित करने का कोर्ट का अधिकार। यद्यपि कोर्ट दल बदल याचिकाओं के परिणाम निर्धारित नहीं कर सकती, फिर भी कोर्ट अध्यक्ष को उचित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे सकती है। उदाहरण के लिए केशव मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और अन्य वाद 2020। यदि अध्यक्ष कार्यवाही करने में विफल रहता है तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। चलिए दल बदल विरोधी कानून के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई अन्य टिप्पणियां भी देख लेते हैं। इसमें पहला है अध्यक्ष के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा। यदि अध्यक्ष कार्यवाही में देरी करता है तो किहोतो होलोहन बनाम जाचिलहू वाद 1992 के अंतर्गत कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। अगला है अध्यक्ष की निष्पक्षता। रवि एस नाइक बनाम भारत संघवाद 1994 के अनुसार अध्यक्ष को एक राजनीतिक व्यक्ति की बजाय एक तटस्थ निर्णायक के रूप में कार्य करना चाहिए। फिर है दल बदल संबंधी मामलों के लिए स्वतंत्र अधिकरण। कर्नाटक विधायकों की अयोग्यता से संबंधित वाद 2020 के निर्णयों के तहत इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा शक्तियों को एक स्वतंत्र अधिकरण को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए। दल बदल विरोधी कानून आखिर है क्या? तो आइए पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से लाया गया था। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को रोकना था। इसे विधायिकाओं में स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया था ताकि सदस्य द्वारा अपने दल को मनमाने तरीके से छोड़कर किसी और दल में शामिल होने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। वहीं ऐसे में सदस्य के लिए अयोग्य ठहराए जाने के आधार को जाने तो दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना, सदन में मतदान के दौरान पार्टी विहिप का उल्लंघन करना शामिल है। अध्यक्ष या सभापति की इस पर क्या भूमिका होनी चाहिए? तो आपको बता दें कि ये अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं। ये अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेते हैं तथा अयोग्यता संबंधी प्रक्रिया में अंतिम निर्णायक होते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी IAECTA पर हस्ताक्षर को 3 वर्ष पूरे हुए। इस समझौते पर 2022 में हस्ताक्षर करने और इसके लागू होने के बाद 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। इसमें भारत से ऑस्ट्रेलिया को होने वाला निर्यात 2022-23 की तुलना में 14% बढ़ा है। आपको बता दें कि IAECTA एक रणनीतिक आर्थिक समझौता है। इसका उद्देश्य भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को सहने में दोनों देशों को सक्षम बनाना है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी IAECTA की मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहले है टैरिफ उन्मूलन। ECTA के तहत भारत को निर्यात की गई 96% ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं और ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की गई 85% भारतीय वस्तुओं पर से टैरिफ हटा दिया गया है। रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात करें तो किसी अन्य देश की वस्तुओं को ECTA के अंतर्गत प्राथमिकता मिलने से रोकने के लिए सख्त रूल्स ऑफ ओरिजिन नियम सुनिश्चित किए गए हैं। वहीं सेवाओं में व्यापार देखें तो इसके तहत ऑस्ट्रेलिया द्वारा 135 उपक्षेत्रक और भारत द्वारा 103 उपक्षेत्रक खोले गए हैं। इनके अलावा व्यापार संबंधी उपायों के तहत अचानक आयात संबंधी वृद्धि से बचाव के लिए सुरक्षा तंत्र स्थापित किए गए हैं। और आखिर में है विवाद समाधान। पहले कदम के रूप में परामर्श और वार्ता की जाती है। यदि समाधान नहीं मिलता तो 3 सदस्यीय आर्बिट्रल पैनल का गठन किया जाता है। आपको बता दें कि प्रत्येक देश एक सदस्य नियुक्त करता है तथा पारस्परिक रूप से सहमत व्यक्ति पैनल का अध्यक्ष होता है। इसी के साथ आइए भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंधों में मौजूद मुद्दे भी जान लेते हैं।
व्यापार और बाजार पहुंच की बात करें तो इसमें दीर्घकालिक व्यापार आर्थिक सहयोग समझौते यानी CECA पर लंबी वार्ता, गैर व्यापार बाधाएं जैसे सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी मानक तथा तकनीकी बाधाएं शामिल हैं। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया में फार्मास्यूटिकल्स, विशेष रूप से जेनेरिक दवाओं में मूल्य निर्धारण नियंत्रण भारतीय उत्पादों के लिए बाजार की पहुंच में बाधा उत्पन्न करता है। खबर के अंत में आइए भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी IAECTA का महत्व भी जान लेते हैं। सबसे पहले है द्विपक्षीय व्यापार। इसका उद्देश्य 2021 में $31 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में 40 से 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। बात करें भारत के निर्यात की तो यह 2021 के $10.5 बिलियन से बढ़कर 2026-27 तक $20 बिलियन और 2035 तक $35 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। और आखिर में है व्यापक आर्थिक सहयोग यानी AICECA। AIECTA वस्तुतः AICECA का पूर्ववर्ती है। AICECA आर्थिक संबंधों को वस्तुओं और सेवाओं से आगे बढ़ाकर बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल व्यापार आदि को भी कवर करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP के खिलाफ चिंताएं प्रकट की गई। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी GCP एक ऐसा तंत्र है जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रीन क्रेडिट्स प्रदान किए जाते हैं। साथ ही इसके तहत निम्नलिखित भूमि की सूची भी तैयार की जाती है जिसका उपयोग वनारोपण कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है। इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद GCP को कानूनी जांच और पर्यावरणीय आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी GCP से संबंधित आलोचना और विवाद को देखें तो इसमें पहला है कानूनी आधार का अभाव। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया है। इस अधिनियम में प्रतिपूरक वनारोपण के लिए व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट्स के संबंध में कोई कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान नहीं किया गया है। अगला है पर्यावरण संबंधी आलोचना। वनों की कटाई को बढ़ावा दिया जा रहा है जहां कंपनियां वृक्षारोपण की बजाय ग्रीन क्रेडिट्स खरीद सकती हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण पर असर पड़ सकता है। निम्नलिखित भूमि से संबंधित जोखिम। GCP खुले जंगलों, झाड़ियों और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है जबकि ये पहले से ही विशिष्ट पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करते हैं। वहीं वन क्षेत्र में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं होती है। प्रतिपूरक वनारोपण के तहत गैर वन्य भूमि को वनों में रूपांतरित करना अनिवार्य होता है। GCP के तहत मौजूदा निम्नलिखित वन भूमि का उपयोग किया जाता है जिसका अर्थ है कि वन क्षेत्र में कोई निवल वृद्धि नहीं होती है। यह वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 के विपरीत है जो भूमि के बदले भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण को अनिवार्य बनाता है। इसके अलावा मूल्यांकन और दीर्घकालिक संधारणीयता की बात करें तो GCP पद्धति में सफल वृक्षारोपण विशेष रूप से वृक्षों के बचे रहने के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मानदंडों का अभाव है। इसके कारण असफल वृक्षारोपण के लिए भी ग्रीन क्रेडिट्स अर्जित करने का अवसर मिल जाता है। आइए अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में भी जान लेते हैं। यह प्रधानमंत्री द्वारा COP28 के दौरान दिसंबर 2023 में प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल कार्यवाही को प्रोत्साहित करना और मिशन लाइफ पहल का समर्थन करना है। वहीं अब इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं। इसके तहत 7 प्रमुख गतिविधियों को शामिल किया गया है जैसे वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन आदि। क्रेडिट्स का घरेलू प्लेटफॉर्म पर व्यापार किया जा सकता है। इनका प्रतिपूरक वनीकरण और विनियामकीय अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। कंपनियां अपनी पर्यावरणीय, सामाजिक व गवर्नेंस यानी ESG रिपोर्टिंग में क्रेडिट्स को शामिल कर सकती हैं। वहीं प्रशासनिक निकाय में भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून शामिल है। इसकी पात्रता को देखें तो प्रत्येक चयनित भूखंड का आकार कम से कम 5 हेक्टेयर होना चाहिए। केंद्र सरकार के अनुसार 30,000 से ज्यादा भारतीय माता पिता बालक गोद लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यानी WCD ने राज्यसभा में जानकारी दी कि कुल 62,592 बच्चे बाल देखभाल संस्थानों यानी CCIs में रह रहे हैं। इन संस्थानों में ओपन शेल्टर, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, ऑब्जर्वेशन होम आदि शामिल है। चलिए सबसे पहले भारत में बालक गोद लेने की प्रक्रिया जान लेते हैं। इसका नोडल मंत्रालय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। बात करें प्राथमिक कानून की तो भारत में गोद लेने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किशोर न्याय यानी बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा संचालित है।
इस कानून का उद्देश्य जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है उन बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं कल्याण सुनिश्चित करना है। वहीं इसकी केंद्रीय नोडल एजेंसी किशोर न्याय अधिनियम के तहत स्थापित केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी CARA प्रमुख नोडल एजेंसी है। यह घरेलू और अंतर्देशीय गोद लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। CARA हेग कन्वेंशन के दिशा निर्देशों को लागू करने का भी काम करती है। आपको बता दें कि बालकों के संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में सहयोग पर हेग कन्वेंशन 1993 बाल तस्करी पर रोक लगाता है तथा नैतिक, कानूनी एवं पारदर्शी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को आसान बनाता है। वहीं बात करें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारियों की, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुछ संस्थाओं के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम को लागू करते हैं, जिनमें राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां यानी SARAs, स्थानीय बाल कल्याण समितियां तथा जिला बाल संरक्षण इकाइयां यानी DCPUs शामिल हैं। हालांकि भारत में बालक गोद लेने में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे प्रशासनिक देरी। भारत में गोद लेने की औसत प्रतीक्षा अवधि 1 वर्ष से अधिक है तथा आयु या क्षमता पूर्वाग्रह के अंतर्गत बड़े बच्चों और दिव्यांग बच्चों को गोद लेने की दर कम है। इनके अलावा पूर्वाग्रह और अत्यधिक सामाजिक हेय भावना भी एक मुख्य चुनौती है। अधिकांश भारतीय माता पिता दत्तक ग्रहण गोद लेने से झिझकते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके जीन, रक्त और वंश परंपरा से संबंधित हो। खबर के अंत में भारत में गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। कानूनी सुधार की बात करें तो किशोर न्याय यानी बालकों की देखभाल और संरक्षण संशोधन नियम 2022 के तहत जिला मजिस्ट्रेट यानी DM को गोद लेने से जुड़े मामलों में अधिक अधिकार दिए गए हैं। साथ ही गोद लेने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी बनाई गई है। इसे केयरिंग्स पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाता है। और आखिर में है मिशन वात्सल्य योजना। यह योजना बाल देखभाल संस्थानों यानी CCIs में रहने वाले बच्चों को समर्थन प्रदान करती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की। हाल ही में 3 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ था। चलिए सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। शिवाजी का जन्म 1630 में पूना के शिवनेर किले में हुआ था। वे पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। आपको बता दें कि 1674 में उन्होंने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इससे एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे राज्याभिषेक युग कहा जाता है। इसी के साथ उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद अष्टप्रधान का गठन किया था। उन्होंने 1654 में कल्याण के पास मराठा नौसेना बल की स्थापना की थी तथा पश्चिमी तट रेखा पर कई किलेबंद नौसैनिक अड्डे बनवाए थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति विकसित की थी और 1659 में अफजल खान को पराजित किया था। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में संसद ने आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 पारित किया। इसका उद्देश्य आप्रवासन कानूनों को आधुनिक बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और आप्रवासन प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। संयुक्त फिस्कल हेल्थ इंडेक्स यानी FHI को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के डेटा का उपयोग करके तैयार किया गया है। यह नीति आयोग की एक पहल है। हाल ही में संशोधित घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद नीति 2025 जारी की गई है। यह नीति सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद में देश में विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता देगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी WCD ने भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन महिलाओं और बच्चों को कैसे प्रभावित करता है शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया। अध्ययन में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न आपदाओं पर मजबूत नीतियां बनाने के लिए जेंडर आधारित डेटा की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप सहित कई अमेरिकी व्यापार भागीदारों के लिए पारस्परिक 10% टैरिफ की घोषणा की। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल को मुक्ति दिवस की संज्ञा दी और इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक घोषित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई संक्रामक बीमारियों पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना यानी NPSP का उपयोग करने की संभावना जताई है। एक अमेरिकी नागरिक को उत्तर सेंटिनल द्वीप के प्रतिबंधित जनजातीय आरक्षित क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
आपको बता दें कि सेंटिनल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। हाल ही में देवराय प्रथम के राज्याभिषेक को दर्शाने वाली दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का बेंगलुरु में अनावरण किया गया। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ये ताम्र पट्टिकाएं संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं तथा नागरी लिपि में उत्कीर्ण हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।